हाँ जी गाइस, गाइस स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके। अरे यार, हाँ जी, तो मैं आपको फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बता रहा था। अब अगला कौन सा है? मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। ये इसी से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। अगर हम समझे, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में मैंने सिग्निफिकेंट वर्ड का इंपॉर्टेंस समझाया था कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट कैसे आप डिफाइन करोगे? कोई उसका एक लिमिट फिक्स नहीं कर सकते कि 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। वो तो डिपेंड करेगा आपकी बिजनेस के स्केल के ऊपर, राइट? ठीक है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसके लिए अगला प्रिंसिपल काम आ जाता है। कहाँ क्या आता है वो? मेटीरियलिटी। यानी जो भी चीज मटेरियल है, मटेरियल का मतलब भी वही होता है, इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो जो बात मैं अभी आपको कह रहा था, एक तरह से ये सिग्निफिकेंट चीज यहाँ पे मेटीरियलिटी प्रिंसिपल से कवर हो जाती है। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि कोई भी चीज आपकी कितनी ज्यादा मटेरियल है यानी इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करेगा आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन पे कि कितना बड़ा ऑपरेशन है आपका, कितनी बड़ा बिजनेस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ इस पॉइंट को समझने के लिए। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि अगर आप पेन खरीद रहे हो, आप कैलकुलेटर खरीद रहे हो, तो देखा जाए तो कैलकुलेटर क्या है? एसेट है। याद करो, बताया था मैंने ये। लेकिन हम इसको एसेट की तरह रिकॉर्ड नहीं करते, ये भी समझाया था। किसकी तरह रिकॉर्ड करते हैं, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, किसकी तरह रिकॉर्ड करते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ ईशा। सर एक्सपेंस। हाँ, कौन सा एक्सपेंस? नाम बोलो बेटा। अरे क्या नाम तो होगा कुछ, क्या क्या लिखूंगा एक्सपेंस? किस नाम से लिखूंगा? कैल सन्ड्री एक्सपेंस। नॉट सन्ड्री सन्ड्री, हम मैं एक्सपेंस। इसका नाम देता हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से डालता हूँ। ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंस। नॉर्मली मैं इन सबको कहाँ कवर करता हूँ? स्टेशनरी। मैंने बुक खरीदी, किताब खरीदी, कॉपी खरीदी, रजिस्टर खरीदा, पेन पेंसिल, ये सब चीजें खरीदी। प्रिंटर की जो वो आती है, क्या होता है वो, पेपर आता है प्रिंटर के लिए, वो खरीदा। ये सब क्या है? स्टेशनरी एक्सपेंस को स्टेशनरी बोलते हैं। ठीक है। कैलकुलेटर खरीदा, ये सब स्टेशनरी में कवर हो जाता है। अब अगर देखा जाए टेक्निकली, तो हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, एनीथिंग विद बिजनेस ओन। वहां क्या कोई अमाउंट लिखा था? अमाउंट तो नहीं लिखा था। तो आइडियली तो ये भी एसेट होना चाहिए। भाई ये सारी चीजें भी तो चीजें है ना, थिंग्स हैं विच बिजनेस हो। बट हमने क्या बोला था कि हम इसको क्या मान लेते हैं? एक्सपेंस। क्यों मानते हैं? इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मैंने आपको कहा था आगे जाके आएगा प्रिंसिपल, ये बस समझाऊंगा। तो प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, आप ये चेक करो ना कि क्या वो चीजें इतनी मटेरियल है इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग कि हम उसको एसेट की तरह रिकॉर्ड करें, कि हम कई सालों तक उसको चलाएं। एसेट तो मैंने बताया था ना, सालों साल चलते रहते हैं। आप एक्सपेंस तो इस साल खत्म कर देते हो उसका अकाउंट। एसेट तो क्या होगा, इस साल का जो भी एसेट है वो अगले साल फिर कैरी होगा। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे ना, ओपनिंग एंट्री में सीखा था आपने, फिर अगले साल दोबारा रिकॉर्ड करोगे उन्हीं एसेट्स को। तो एसेट्स तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलते रहते हैं। तो क्या इज इट एक्चुअली जो है रेलिवेंट कि मैं कैलकुलेटर को भी एज ए एसेट वहां दिखा रहा हूँ? कितने रुपए का है? 200 रुपए का। जहां मेरे एसेट्स करोड़ों के मैं दिखा रहा हूँ, वहां 200 रुपए का कैलकुलेटर का भी हिसाब रखना पड़ रहा है हर साल। क्या ये रेलिवेंट बनता है? आंसर इज नो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि आप आपका जो बिजनेस का स्केल है उसके हिसाब से एक लिमिट फिक्स कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ भी है, जो कंपनीज एक्ट फॉलो करती है कंपनीज, उनमें लिखा हुआ भी है कि आपका 10,000 से नीचे का कोई भी एसेट खरीदते हो तो उसको खर्चा मान लो उसी साल का, खत्म करो। ये बात उसको कैरी करने की जरूरत नहीं हर साल एज ए एसेट लेकर के। ये कंपनीज एक्ट में लिखा है 10,000 का। ठीक है। तो हो सकता है अभी चेंज भी हो गया हो, आज के डेट पे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं पुराना थोड़ा सा जो आइडिया उसका बता रहा हूँ। अब अगर मान लो मैं करोड़ों में डील कर रहा हूँ जैसे रिलायंस है, तो हो सकता है मैं 10 की जगह इसको और बढ़ा दूं। मैं कहूँ कि यार 10,000 भी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए लाख रुपया कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा कर दूं कि 1 लाख तक का कोई भी एसेट खरीदूं, मैं उसको उसी साल का खर्चा मान लूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन माई स्केल ऑफ ऑपरेशन, आई विल डिसाइड व्हाट इज द मटेरियलिटी लिमिट। समझ आ रहा है मेरी बात? उसी हिसाब से फिर मैं ट्रीटमेंट करूंगा अपनी बुक्स में। अगर मान लो मैंने कहा 1 लाख रुपए तक का खर्चा जो भी होगा, मैं उसको एसेट नहीं मानूंगा, उसको उसी साल का खर्चा मानूंगा। तो ऐसे केस में अगर मान लो मैंने मोबाइल खरीदा 25,000 रुपए का, तो मैं उसको भी एसेट नहीं मानूंगा, फिर मैं उसको क्या मान लूंगा? उसी साल का खर्चा मान लूंगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो वो मेरे एसेट में नहीं जाएगा, वो एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट होगा। क्लियर हो गाइस? तो ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल समझ में आया, यानी कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कि उस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो एक तरह से ये जो ऊपर सिग्निफिकेंट वर्ड लिखा हुआ था, इसको समझाने के लिए ये अगला आपका प्रिंसिपल आ जाता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। कि अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। इसीलिए वो वर्ड यूज किया है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्लियर हुआ गाइज? चले आगे। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, जरा देखें क्या है। प्रूडेंस, अगेन दोनों नाम याद होने चाहिए आपको। कहता है
प्रूडेंस प्रिंसिपल, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। क्या मतलब हुआ? यानी प्रॉफिट को पहले से एंटिसिपेट मत करके चलो, यानी अगर फ्यूचर में तुम्हें लग रहा है प्रॉफिट होता हुआ तो उसको आज रिकॉर्ड मत करो। सुनना ध्यान से, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट आता हुआ लग रहा है तो ये नहीं कि उसको आज ही रिकॉर्ड कर लिया, नहीं, जब होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन लॉस के लिए उल्टा बोलता है। लॉस के लिए क्या कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में लॉस होता हुआ दिख रहा है कि आगे जाके लॉस होगा, तो उसको वेट मत करो जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, उसको आज ही रिकॉर्ड करो। क्या मतलब हुआ इसका? जरा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो मेरा एक केस चल रहा है कोर्ट में। ठीक है, अब कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे फेवर में भी आ सकता है, मेरे अगेंस्ट भी आ सकता है। हाँ, अब हियरिंग्स हो रही हैं, लेकिन अब हियरिंग्स जब हुई तो पता चला सामने वाले ने मेरे अगेंस्ट इतने सारे एविडेंस दे दिए कि मेरे को दिख रहा है कि जो क्या बोलते हैं जज साहब है, वो मेरे अगेंस्ट फैसला सुनाने वाले हैं। ये तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे को कहीं ना कहीं विश्वास हो गया कि भैया आगे जाके नुकसान तो होने वाला है। ठीक है, अब अगर मुझे ये हो गया कि हाँ आगे जाके नुकसान होने वाला है, तो फिर मेरी जिम्मेवारी ये बनती है कि मैं अपनी बुक्स में आज ही इस नुकसान को रिकॉर्ड कर लूं। इसको बोलते हैं फोर्सिएबल लॉसेस। फोर्सिएबल मतलब जो आगे फ्यूचर में होते होते लॉसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको फिर आज ही रिकॉर्ड कर। एक समझदार आदमी, जो प्रूडेंट या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हम बोल रहे हैं, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? प्रूडेंस का मतलब होता है प्रूडेंस कहां से आया? प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है समझदार। तो एक समझदार आदमी क्या करेगा? अगर कोई नुकसान होता हुआ दिख रहा है तो फिर उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेगा कि नहीं कर लेगा? ठीक है, कि भाई जब मेरे को दिख ही रहा है फ्यूचर में नुकसान होगा, तो मैं वेट क्यों करूं कि जब वो नुकसान होगा तब रिकॉर्ड करूंगा? तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ऐसे पड़ा हुआ है। हम सेम चीज कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? हम कंजर्वेटिव होकर चल रहे हैं, तो नुकसान को तो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हम प्रॉफिट को अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे। प्रॉफिट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसी में उल्टा ले लो कि अगर मुझे दिख रहा है मैं केस जीत जाऊंगा, मेरा फायदा हो जाएगा, दिख रहा है, लेकिन नहीं। प्रॉफिट के केस में अकाउंटिंग में रूल उल्टा चलता है, कहता है नहीं नहीं भैया, जब एक्चुअली प्रॉफिट होगा उसी समय रिकॉर्ड कर। ठीक है, तो लॉस को तो हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे ही हमें एंटीसिपेट हो रहा है कि हाँ फ्यूचर में लॉस होने वाला है। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं बाय द वे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी कौन से ईयर में हूँ? फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, ये चल रहा है ना अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब मान लो मुझे दिख रहा है अगले 2 साल के अंदर मुझे कौन सा लॉस होने वाला है, तो मैं अगले 2 साल की वेट नहीं करूंगा, उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो उसको मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा, इसको कहते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। लेकिन अगर यही चीज इनकम के लिए होती कि 2 साल बाद मुझे कुछ इनकम होती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा कि पहले 2 साल पूरे हो जाएं, उसके बाद हम इस इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? हाँ निशा बताओ बेटा। सर अगर जैसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे को लग रहा है कि मेरा होने वाला है लॉस, बिल्कुल, और अगर नहीं हुआ तो फिर तो उसको रिवर्स कर क्या? देंगे। तो उसको रिवर्स कर देंगे बेटा, ये तो अभी एंटीसिपेशन पे चल रहा है ना, कि हमारे को लग रहा है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो आज हमने मान लो लॉस लॉस रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे 2 साल बाद लॉस होने वाला है, लेकिन 2 साल बाद लॉस नहीं हुआ, तो हम 2 साल बाद उस जो भी हमने लॉस रिकॉर्ड किया था उसकी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, तो उस साल में प्रॉफिट कंसीडर हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, यहाँ क्या होता है? एवरी ईयर इज कंसीडर्ड अ सेपरेट ईयर, और हर साल आपको ये एस्टिमेशंस करने होते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स तो हमने पढ़ा था ना, लिमिटेशन थी, अकाउंट्स इज नॉट 100% एग्जैक्ट। 100% एग्जैक्ट नहीं हो सकता, एस्टिमेशंस इन्वॉल्व होती हैं इसमें। ठीक है, सर जैसे अगर ये जरूरी नहीं है ना कि ये क्या नेसेसरी है कि हमें करना ही होगा अगर हमें दिख रहा है कि बिल्कुल लॉस करना होगा? होगा बेटा, ये तो नेसेसरी है, यही तो प्रूडेंस प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल प्रूडेंस का क्या कहता है बेटा, कि अगर फ्यूचर में हमें लॉस होता हुआ दिख रहा है तो आज ही रिकॉर्ड करो, हमारा अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है ये, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन नहीं है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम छोड़ दें, हम नहीं करना चाहते, नहीं, ऑप्शन नहीं है बेटा। एज अ अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी हैव टू फॉलो दिस। ठीक है, और ओके। इसी में ही आप देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट अंडरलाइन किया हुआ है, और आपको मैं पुरानी कहानी पे लेके जाता हूँ, याद करो जरा सब लोग अपनी जर्नल एंट्रीज वाला पेज निकालो जिसमें मैंने आपको परचेज के 6 एक्सेप्शंस कराए थे, जरा खोलो। अब आपको ये वाला पॉइंट कराऊंगा जहां मैंने आपको उस समय लिखवाया था कि अभी लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, लॉजिक बाद में बताऊंगा, अब आ गया टाइम लॉजिक समझने का। जहां आपने परचेजेस के 6 एक्सेप्शंस लिखे थे, वहां पे आपने क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट लिखा था। सारी जगह तो आपने लिखा था कि परचेजेस रिवर्स हो रही है एट कॉस्ट। सारी जगह हमने कहा था परचेज रिवर्स तो हो रही है, किस पे? कॉस्ट पे। देखो जरा पहले निकालो, पहले सब लोग निकाल लो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो जर्नल एंट्री में जब मैंने आपको परचेजेस के 6 एक्सेप्शंस कराए थे बेटा, तो 6 एक्सेप्शंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ परचेज रिवर्स होता है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक का भी एक्सेप्शन था।
अभी थोड़ी देर पहले परीक्षा ने एंट्री भी पूछी थी, मैंने बताई थी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेसेस, है ना। तो वो जो 6 एक्सेप्शंस थे उसमें से 5 में तो सब जगह किस पे रिवर्स हो रहा है, एट कॉस्ट। सिर्फ इस पे था, क्या था इस पे, क्लोजिंग स्टॉक पे क्या था, किस वैल्यू पे रिवर्स होता है ये, पढ़ना जरा, बताओ कौन बताएगा मुझे। ईशा बताओ क्या लिखा था बेटा। It is closed to cost price or NRV, whichever is less. वेरी गुड, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो लो भैया आ जाओ जरा इस पे एग्जाम्पल पे। उप्स, हाँ जी देखो, अब जरा ये समझते हैं, और ये किस पे बेस्ड है, प्रूडेंस प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, जरा समझते हैं। अब साल के एंड में आपके पास स्टॉक बचा है, गाइस सारे लोग फोकस करना, मजेदार चीज बता रहा हूँ, हर कोई नहीं बताएगा ये वाली चीज, ध्यान से फोकस करो। साल के एंड में आपके पास स्टॉक बचा है, स्टॉक है कितने का, 10,000 रुपए का। देखो तीनों सिनेरियोज में मैंने यही ले रखा है कि स्टॉक है कितने का, 10,000 का। ठीक है, अब एक एक करके सिनेरियो लेके चलते हैं। पहला केस, आपके पास जो स्टॉक बचा है वो 10,000 का है। तो इमेजिन करो स्टॉक क्या है मेरे पास, ये लकड़ी वकड़ी ये सब बची हुई है, ये मेरा काम यही है ना, मैंने बताया था जैसे फर्नीचर का काम है, तो इस पर लकड़ी कपड़ा ये सब बचा है, तो 10,000 रुपए का बचा हुआ है। अब प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे पास क्या आता है कि अगर मैं इसी चीज को, जो भी स्टॉक पड़ा है, हाँ, इसको कंप्लीट करके बेचूं तो मेरा मार्केट में कितने का बचेगा, कितने का बिकेगा, इसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो अगर आज की डेट पे मैं इसको बेचना चाहूँ जो भी मेरा स्टॉक है, तो वो मार्केट में कितने का बिकेगा। तो पहला केस है, अगर वो मार्केट में बिकेगा कॉस्ट पे, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, तो मैं इसको कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, कॉस्ट पे कर लूंगा, 10,000 पे। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा सपोज करो 12,000 का बिक रहा है, अगर मैं आज बेच के, अगर आज इसको बेचता, जो 10,000 का स्टॉक बचा है मेरे पास, अगर मैं आज इसको बेचता तो 12,000 में बिक जाता, तो क्या मैं 12 पे रिकॉर्ड कर लूं, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ऐसे केस में मैं एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूं, कि जो 2,000 का प्रॉफिट फ्यूचर में होगा जब मैं एक्चुअली बेचूंगा, तो मैं उसको रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूं। और अभी अभी प्रूडेंस ने कहा था कि नहीं, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, एंटीसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ। तो इसीलिए हम इसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, इसीलिए हम लेस पे रिकॉर्ड करते हैं। अगला वाला देखो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस में क्या आएगा, 8,000। क्यों 8,000 पे रिकॉर्ड किया, इफेक्टिवली देखो हुआ क्या, 2,000 का लॉस हमने ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लिया, 10,000 की चीज थी, हम अपनी बुक्स में कितने पे दिखा रहे हैं, 8,000 पे। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर मैं आज इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो 8,000 से ज्यादा नहीं बिकेगा, मार्केट डाउन चल रही है। आ रही है बात समझ में। तो हम इसको 2,000 के लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम वेट नहीं कर रहे कि जब बिकेगा तब देखेंगे कितने का बिकेगा, नहीं, अगर लॉस होता हुआ दिख रहा है तो आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन देखो अगर प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा था तो हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया। आ रही है बात समझ में गाइस, देखो जरा ध्यान से इसको, और क्लियर हो रहा है तो मुझे थम्स अप करके बताओ, और कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। सिंपल सा रूल हमने यहाँ क्या लगाया था, कॉस्ट और एनआरपी विच एवरेज लेस, और क्यों लगाया था वो लॉजिक समझा रहा हूं। इससे अल्टीमेटली रिजल्ट वही था कि अगर कोई प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है तो उसको आज हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन कोई लॉस होता हुआ दिख रहा है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ निशाद पूछो बेटा। सर आपने बोला जैसे कि अगर मेरे को लॉस होता हुआ दिख रहा है तो मैं कर दूंगी, लेकिन मैंने अभी उसे बेचा नहीं, और अगर मैं उसको जब मार्केट में बेच रही हूँ तो अगर मेरे ज्यादा रेट में वो बिक रहा है तो फिर क्या होगा। हमने ज्वाइन दोबारा सवाल पूछो बेटा निशाद, सॉरी दोबारा से सर पूछो एक जैसे बार। कि हाँ, अभी हमने देखा कि कौन हमारा सा केस, लॉस हो पहले रहा केस बता, 1 2 3 है। किस केस की बात थर्ड कर रहे हैं, थर्ड केस की। थर्ड तो हमारा आज की डेट पे उसकी कॉस्ट थी 10,000, लेकिन अगर मैंने चेक किया मार्केट में बेचता तो कितने का जाता, 8,000 का। यहाँ तक क्लियर है। तो हम यस अपनी बुक्स पे उसको कितने में रिकॉर्ड कर रहे हैं, 8,000। 8,000। अब क्या बिक गया, ये अभी बिका थोड़ी ना है। ठीक है, तो जब मैं अगले साल एक्चुअली बेचूंगा तब हो सकता है ये 8,000 का बिके, हो सकता है ये 10,000 का बिके, हो सकता है और कम का बिके, 6,000 का बिके। तो वो तो एक्चुअली क्या होगा वो नेक्स्ट ईयर की बात है। वो तो आपने जो पहले भी सवाल पूछा था ना कि एक्चुअली अगर उस समय लॉस नहीं हुआ तो क्या होगा, वो तो वही सेम सिचुएशन आ गई कि नहीं आ गई। हम तो आज की डेट पे जब जिस समय 31 मार्च को हम बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं बेटा, ये सारी चीजें कब आ रही हैं, 31 मार्च। 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज करते हैं तब चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है, उस समय की सिचुएशन के हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी है। नेक्स्ट ईयर जरूरी नहीं है जो हमने एस्टिमेशंस लगाए थे वो ठीक बैठेंगे, जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है ना, ये थोड़ी ना होगा मैंने तो 8,000 का लगाया था, मार्केट बढ़ गई है, मैं तो 8 का ही बेचूंगा, मैंने अब तो 8 का लगा रखा अपनी बुक्स में। अरे भाई जो मार्केट बढ़ गई है मैं तो उसके हिसाब से बेचूंगा, फिर ऑटोमेटिकली उतना प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा। आपने अभी 2,000 का लॉस रिकॉर्ड कर दिया, एक तरह से कर दिया कि नहीं कर दिया। अब अगर कल को अगर मान लो ये आपने 14,000 का बेचा फॉर एग्जाम्पल, तो 6,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यस ऑटोमेटिकली
आपका कहीं ना कहीं वो कवर हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। सो पॉइंट इज कि अल्टीमेटली हमारा रूल क्या है, प्रूडेंस का रूल क्या कहता है बेटा? प्रूडेंस का रूल कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई नुकसान होता हुआ दिख रहा है तो उसे आज ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, उसके लिए हम फ्यूचर की वेट नहीं करेंगे कि वो जब नुकसान होगा तब रिकॉर्ड करें, नहीं, उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में फायदा होता हुआ दिख रहा है तो उसके लिए वेट करेंगे, उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब फायदा एक्चुअली होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। हाँ परीक्षा पूछो। सर इससे तो विंडो ड्रेसिंग हो सकती है फिर? नहीं हो सकती बेटा, विंडो ड्रेसिंग नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप ये एस्टिमेशंस करते हो तो मैनेजमेंट को इसके ऊपर नोट देना होता है। मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, अभी हम थ्योरेटिकल बात कर रहे थे, प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। मैनेजमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 8,000 12,000 ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिए हैं वो किस बेसिस पे लिए। ठीक है, तो हवा में नहीं है ये सब, हवा में नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी ले ले, नहीं। इसका कुछ ना कुछ बेसिस लिया जाएगा कि आज की डेट पे अगर मैं बेचने जाता तो मार्केट रेट 4 लोगों से कोटेशन लिया जाएगा कि भाई हाँ भी अगर बेचूंगा तो कितने का बिकेगा। हाँ, या जो भी रेट चल रहा है वो एक मार्केट रेट का कुछ ना कुछ प्रूफ रखा जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होता है, ऐसी चीजों में खास करके ऑडिटर का रोल होता है। ऑडिटर कौन होता है? जो बुक्स को चेक करता है कि आपने बुक्स ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है। तो जो सीए का एक बहुत बड़ा रोल होता है ना ऑडिट करने का, वो यही होता है। तो वो यही सारी चीजें तो चेक करता है कि मैनेजमेंट ने विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रखी भाई। तो ये तो नहीं है कि जहां जहां उसको ऑप्शंस मिले थे एस्टिमेशंस करने के, उसने अपने हिसाब से कुछ भी आलतू फालतू एस्टिमेशन कर दिया, नहीं, वो सब चेक किया जाता है और किसी न किसी बेसिस पे ही होता है। ठीक है, तो वो वाला सिचुएशन नहीं आता। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब चीजों का बेसिस रिकॉर्ड करेगी और ऑडिटर उन सबको चेक करेगा। और कोई डाउट बेटा? चल सकते हैं आगे, प्रिंसिपल क्लियर हो गया प्रूडेंस का? हाँ जी, आगे चलते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है जितने भी एसेट्स आपने खरीदे हैं, हमने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, हमने लैंड खरीदी, व्हीकल खरीदा, आप इन सबको अपनी बुक्स में किस प्राइस पे दिखाओगे? कॉस्ट पे। आप सोचो, आप यही तो कर रहे हो, जब आपने खरीदा होता है तो एंट्री कर देते हो, लेट्स से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू कैश, जितने का खरीदा उतने पे दिखा रहे हो ना। फिर क्या उसको चेंज करते हो? नहीं करते, सिर्फ एक एंट्री से चेंज होता है, डेप्रिसिएशन। सिर्फ एक ही चीज तो हम अफेक्ट करते हैं उसमें, और क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन, हम उसकी वैल्यू कम करते हैं डेप्रिसिएशन के अमाउंट। अदरवाइज तो जितने पे खरीद लिया बस एक बार उसी पे एंट्री चलती रहती है। तो अगर मैंने व्हीकल खरीदा मान लो 10 लाख का, याद करो मैंने एग्जांपल भी दिया था, 10 लाख का व्हीकल खरीदा, तो मेरी बुक्स में एंट्री आ गई व्हीकल टू कैश, व्हीकल 10 लाख रुपए का आ रहा है। अब हर साल वो 10 का दिखता रहेगा, पर क्या एक्चुअली 10 का है? आंसर इज नो। वो डेप्रिशिएट तो हो रहा है ना जैसे जैसे यूज कर रहे हो, तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम करते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट कर रहे हैं? आंसर इज नो। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और सिर्फ डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करते हैं। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने जितने का खरीदा आप उस पर रिकॉर्ड कर रहे हो और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट हो रही है, डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं टेक्निकली समझूं तो मार्केट वैल्यू तो कुछ और हो सकती है ना उस चीज की। क्या हमने मार्केट वैल्यू कंसीडर करी? नहीं करी। भाई अगर मैंने गाड़ी खरीदी हुई है, मैं अपने हिसाब से एक एस्टिमेटेड बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा हूँ, या इसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मैंने बिल्डिंग खरीद रखी है, कोई बिल्डिंग ली हुई है, अब बिल्डिंग के ऊपर अपने हिसाब से 10% डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, पता चला एक्चुअली मार्केट वैल्यू तो बिल्डिंग की बहुत ज्यादा है, तो क्या मैंने उसको कंसिडर किया? नहीं किया। तो मैं मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अकाउंटिंग में हमारे यहाँ पे खास करके जो हम इंडिया में अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि हम फेयर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, वहां पे हम एसेट्स में मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। इंडिया के बाहर की अगर मैं बात करूँ ना, तो वहां पे ये कंसीडर की जाती है। अगर आपने अपनी बुक्स में कोई, आपने मान लो बिल्डिंग खरीदी 50 लाख की फॉर एग्जाम्पल, और आज की डेट पे उसकी वैल्यू है 2 करोड़, ध्यान से सुनना, हमने बिल्डिंग खरीदी 50 लाख की और आज की डेट पे उसकी वैल्यू है 2 करोड़। तो अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडियन अकाउंटिंग के हिसाब से तो मैं उसको 50 लाख ही दिखाऊंगा। मैं 2 करोड़ को क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा, मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन अगर मैं इंडिया से बाहर की बात करूं तो वो क्या बोलेगा? अरे भाई अपने अकाउंट्स में एसेट्स को रीवैल्यू करो, चेंज करो वैल्यू भाई, और इसके हिसाब से जो प्रॉफिट बनता है उसको अभी रिकॉग्नाइज करो। आ रहा है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो वो बोलता है कि भैया जो मार्केट वैल्यू है उसको चेंज रिकॉग्नाइज करो। हमारे यहाँ पे नहीं होता, इंडिया में नहीं होता। लेकिन आगे जाकर के अभी आप पढ़ोगे, नए रूल्स आ रहे हैं जिसको हमने कहा था इंडियस, है ना, आगे जाके एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, उनमें ये सारी चीजें इनबिल्ट करी जा रही हैं। अभी नहीं हुई है पूरी तरीके से, अभी कर रही है सारी, धीरे धीरे करके हो रहा है। तो हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन को मैं ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा रहूंगा, वहां पे मैं हो सकता है डिफरेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। पर अभी आपके लिए क्या रेलिवेंट है कि हम अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर हो गया गाइस?
ठीक है, मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका कोई भी इस तरह का केस आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है बताओ कौन सा वाला प्रिंसिपल लगा, और मैं उससे रिलेटेड आपको भेजने भी वाला हूँ। इस क्लास के बाद आपको भेजूंगा एक पूरा करीब 30-40 क्वेश्चंस का एक 1 पेजर भेजूंगा जिसमें अलग अलग सिचुएशंस है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर प्रिंसिपल और अजम्पशन इज गेटिंग अट्रैक्टेड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, क्लियर, आपको आइडेंटिफाई करना। ओके, अगला चलते हैं जल्दी से, 2-3 कोई और रह गए, जल्दी से भी क्लास खत्म करेंगे बेटा। अगला क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जिस पीरियड का आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसी पीरियड के आपको एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज करने हैं। यानी अगर मैं अभी ऊपर मैंने करा था ना, देखो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ठीक है, मेरा फाइनेंशियल ईयर ये है बेटा। तो मैं अगर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के रेवेन्यू ले रहा हूँ तो मुझे इसी पीरियड का एक्सपेंस भी लेना है। यानी इससे ना पहले का एक्सपेंस लूंगा ना ही इसके बाद का एक्सपेंस लूंगा। इसी को मैचिंग कहते हैं कि मैच करो, रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करो। जिस पीरियड के आप रेवेन्यू ले रहे हो उसी पीरियड का आप एक्सपेंस भी लो। समझ आ रहा है ये बात, क्लियर। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूँ तो समझ में आएगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो सकता लग रहा हो, और कभी कभार ये ओवरलैपिंग सा भी लगता है। सर अक्रूवल भी तो कुछ ऐसा ही था, अक्रूवल में भी तो आप ये कह रहे थे कि इसी पीरियड के आप एक्सपेंस और इनकम की बात कर रहे हो। तो मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, उससे समझ में आएगा। देखो अब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात कर रहा था तो मैं 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 की बात कर रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं कर रहा होता, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा होता, फॉर एग्जाम्पल दिस, देखो यानी 1 जनवरी 19 से लेकर 31 दिसंबर 2019। इंडिया में नॉर्मली ये फॉलो नहीं होता है बेटा। इंडिया में तो क्या फॉलो होता है, फाइनेंशियल ईयर, नॉर्मली यही होता है। लेकिन इंडिया के बाहर कई कंपनीज फॉलो करती हैं कैलेंडर ईयर। इंडिया के बाहर दूसरे देशों में कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में, ठीक है। तो इंडिया में भी जो उनकी ब्रांचेस होती हैं तो वो कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं। तो ऐसे केस में वो बुक्स बना रही होंगी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की। आ रही है बात समझ में। वो तो बुक्स कैसे बनाएंगे, वो शुरू करेंगे अपनी बुक्स 1 जनवरी को और खत्म करेंगे 31 दिसंबर। वो कहेंगे भाई हम तो वहीं के रूल के हिसाब से फॉलो करते हैं, तो हम तो वही पीरियड यहाँ भी फॉलो करना चाहते हैं। तो उनके लिए एग्जम्पशन है, वो कर सकते हैं। तो अगर वो ये वाला पीरियड फॉलो कर रहे हैं तो बेटा रेवेन्यू किस पीरियड का लेंगे, 1 जनवरी से 31/12। तो अगर इस पीरियड का रेवेन्यू ले रहे हैं तो इसी पीरियड का मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाते हुए उन्हें एक्सपेंस भी लेना है। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस भी पीरियड का आप रेवेन्यू कंसीडर कर रहे हो उसी पीरियड का आप एक्सपेंस भी कंसीडर करो। ना उससे आगे का रेवेन्यू लो ना उसके पीछे का रेवेन्यू, और सेम ना उसके आगे का एक्सपेंस ना उसके पीछे का एक्सपेंस। क्लियर हुआ गाइस। पहले जरा एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, ऐसा लग रहा है सब सो गए हैं क्योंकि बहुत देर से मैं ही बोल रहा हूँ। थ्योरी में यही नुकसान होता है, थ्योरी में ऐसा लगता है 1 वे लेक्चर हो गया है। जग रहे जग रहे, थम्स अप तो आए, मुझे लगा सो गए सारे के सारे। एक तो कैमरास ऑफ हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। हाँ भाई, ड्यूअलिटी यानी कि ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ये तो आपको पता है यार। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, या ऐसे बोलना चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन के 2 बराबर इफेक्ट। हाँ, हर ट्रांजैक्शन के 2 बराबर इफेक्ट। कौन सा, एक को बोलते हैं डेबिट, दूसरे को क्रेडिट। इसी को बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी 2 रह गए बेटा और फिर खत्म करेंगे। 10th पॉइंट क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ये अभी इतने अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर कर सकूं। पर ये ना थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए है क्योंकि अभी आप एक ही तरह के नेचर के बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हो। नॉर्मली जैसे हमने बात करी फर्नीचर का बिजनेस है, या बात करी लेट्स से किराने की दुकान हमने बात करी थी, है ना। इस तरह की बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस हो जाते हैं जहाँ पे जो आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो सिमिलर है। पर डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं लेट से फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर के बिजनेस में तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ, अच्छा कौन सा इवेंट होगा, कब मानेंगे कि फर्नीचर बिका है भाई। अगर मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ तो कब मानेंगे, किस स्टेज पे मानेंगे फर्नीचर बिका है। मैं 3-4 स्टेज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला स्टेज है जब मैंने इनवॉइस काटा, ठीक है, इनवॉइस समझ गए ना, बिल काट दिया कि हाँ भाई मैंने इतने इतना इस बंदे को इतने इतने माल बेच दिया। दिस इज स्टेज नंबर 1। दूसरा स्टेज है कि जब माल मेरे यहाँ से निकल गया है। तीसरा स्टेज है जब माल उसके पास पहुंच गया है। चौथा स्टेज है जब उसने ओके बोल दिया। समझ आ रही है, स्टेजेस समझ में आए। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अपना ही ले रहा हूँ, पहले फर्नीचर वाला एग्जांपल, फिर और भी एग्जांपल्स लूंगा जो डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस के होंगे। पहला स्टेप,
भाई होता क्या, कैसे होता है, यही तो होता है। मान लो शगुन मेरे पास आई, क्यों शगुन, शगुन मेरे पास आई, सर ये मेरे को चेयर चाहिए। मैं कहा ले जाओ भाई, कहती कितने की, 10,000 रुपए की, कहती दे दो। मैं कहा अच्छा ठीक है, बिल बनाता हूँ। बिल बनाते हैं ना, सरकार ने बोला ना बिल बनाया करो भाई, तो बिल बना रहे हैं, हमने बिल बनाया। पहला स्टेप क्या हुआ, बिल बना दिया, दिस इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या हुआ, शगुन ने कहा घर पे भेज देना। मैंने ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या हुआ, मेरे यहाँ से चला गया, दिस इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, शगुन के पास पहुंच गया। और फोर्थ स्टेप, शगुन ने फोन करके बोला हाँ जी सर ठीक ठाक आ गया, ओके, यानी अप्रूव। तो कौन से स्टेज पे मुझे सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्या पहले स्टेज पे, क्या दूसरे पे, क्या तीसरे पे, क्या चौथे पे? हाँ जी ईशा। सर फर्स्ट पे जब इनवॉइस इशू करें। जब इनवॉइस इशू हुआ, ओके वेरी गुड, ईशा कहती है पहले स्टेज पे। हाँ परीक्षा, सर फर्स्ट स्टेज पे। फर्स्ट पे, एनी स्पेसिफिक रीजन फर्स्ट पे क्यों? अथॉरिटी पास हो गई, अब वो आपकी अथॉरिटी नहीं गई, वो सामने वाले की हो गई। क्या क्या पास हो गई, अथॉरिटी? मतलब अब आपको उसके थ्रू आपका इनवॉइस कट गई है, तो अब आपके उसके थ्रू आपको पैसे मिलेंगे और उसे पे करना है। आई एग्री, तो आप कहना चाह रहे हो कि राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया, राइट टू रिसीव कहते हैं उसे, राइट टू रिसीव, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अप्रूवल में। ठीक है ना, राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन वर्ड आपने गलत यूज किया, अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं, ओनरशिप पास हो गई है। क्या पास हो गई है, ओनरशिप। ठीक है, तो ओनरशिप मेरा उसी समय, नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली जैसे ही आप बिल काट देते हो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अगर रास्ते में कुछ हो गया गुड्स को, तो फिर भैया वो आपकी जिम्मेवारी है। हाँ, वो तो बिल काटते ही पैसे ले लेगा आपसे। अब आप मंगवा रहे हो उससे, अपने रिस्क पे मंगवा रहे हो। हाँ, कई बार उल्टा भी होता है, कई बार होता है एक होता है गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, एक ये भी होता है गुड्स ऑन अप्रूवल के बेसिस में क्या होता है कि जब तक मैं ओके नहीं बोलूंगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो हमारा स्पेसिफिक एग्रीमेंट हुआ है ऐसा कि भाई तुम माल भेजो, लेकिन सिर्फ इनवॉइस काटने से काम नहीं चलेगा, जब तक ओके नहीं भेजूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है एग्रीमेंट। अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो ऐसे केस में फोर्थ स्टेप पे जाकर के ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और आप तब जाकर के सेल रिकॉर्ड करोगे। पर नॉर्मल सिनेरियो में कब हो जाता है, जैसी सेल का बिल काटा उसी समय आप सेल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे। इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि किस स्टेप पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो। आई बात समझ में, क्लियर? तो बड़े सारे अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि रेवेन्यू आपको कहाँ कब रिकॉग्नाइज करना है, व्हेन यू हैव अ राइट टू रिसीव। और राइट टू रिसीव इस केस में नॉर्मली कब आ जाता है, जैसे ही आप बिल काटते हो। एक्सेप्शन वाला सिनेरियो बताया मैंने वो अभी आपको साथ में, कि भाई अगर हमने एग्रीमेंट किया नहीं नहीं बिल काटते नहीं, तब माना जाएगा ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है जब आप क्या बोलते हैं अप्रूवल कर दोगे कि हाँ भाई माल ठीक ठाक आ गया। तो ऐसे केस में फिर राइट टू रिसीव कब आएगा, जब अप्रूवल आया। क्लियर हुआ, समझ आया? तो इससे पता चलेगा कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, किस स्टेज पे करना है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक दूसरा बिजनेस लेते हैं, ये तो नॉर्मल बिजनेस हो गया। अच्छा, नॉर्मल बिजनेस में आपने कभी नोटिस किया ये इशू कभी आता नहीं है, क्यों नहीं आता? क्योंकि एक ही दिन में सारी चीजें हो जाती हैं। हम एक ही दिन में अभी इनवॉइस काटेंगे, तभी हाथ के हाथ माल चला जाएगा हमारे पास से, तभी हाथ के हाथ उसी समय सेम डे पे ही उसके पास पहुंच जाएगा कस्टमर के पास, और सेम डे पे वो ओके कर देगा। तो ये चारों इवेंट एक ही डे पे हो जाते हैं नॉर्मली। बहुत कम ऐसा होता है, कम सिनेरियोज में, जहां पर आपके ये चार इवेंट्स अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं और फिर इशू आ रहा है कि भाई हम कौन से दिन पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। समझ आए मेरी बात? तो ऐसा बहुत कम होगा कि आपने इनवॉइस काटा लेट से 11 तारीख को और माल आपके पास से जा रहा है 13 तारीख को, ऐसा बहुत ही रेयर होगा। और फिर पहुंच रहा है 14-15 को। ये जरूर हो सकता है कि आपके पास से 11 को गया और पहुंच रहा है 14-15 को, क्योंकि हो सकता है आप किसी और दूसरे स्टेट में भेज रहे हो, वो जरूर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज में आपको कब सेल रिकॉर्ड करना है, वो ये वाला प्रिंसिपल बताता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, जैसे कि लेट से एक किसी का बिजनेस है बिल्डिंग बना करके बेचने का, बिल्डिंग बना करके बेचने का। अब सोचो भाई वो कोई बिल्डिंग बना करके बेच रहा है, आज की डेट पे तो बिल्डिंग बनते बनते बिक जाती है। पता है आपको, बिल्डिंग बनी भी नहीं होती है, सपने दिखाते हैं ये देखो ऐसी सी बनेगी। आपको बड़े अच्छे अच्छे से वो दिखाएंगे, आजकल तो प्रेजेंटेशंस बनती हैं, पहले तो सिर्फ कागज पे बनती थी, अब तो क्या होता है इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे और इतने अच्छे अच्छे उस पर लिखा होता है फ्रॉम द क्या होता है, भूल रहा हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा होता है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ आर्किटेक्ट, ऐसे करके कुछ लिखा होता है, कुछ लिखा होता है ऐसा, बड़ा अच्छा सा लिखा होता है कि बड़ा अच्छे अच्छे से दिखा रहे होते हैं, अरे ये ड्राइंग रूम होगा, ये बेडरूम होगा, ये इतने मंजिल इमारत बनेगी, और बनी भी नहीं होती है, मतलब हो सकता है शुरू हुई हो बस, और उनके सारे के सारे अपार्टमेंट्स बिक जाते हैं। आजकल तो ऐसा हो जाता है, आजकल तो इस तरह का सिनेरियो है।
लेकिन पहले इतना नहीं होता था। पहले तो क्या होता था, बनती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बिक्रे होते थे, कुछ बनते बनते स्टेज पे बिक जाते थे, कुछ एंड एंड तक जाके बिकते थे। अभी भी कई कई जगहों पर रह जाते हैं, फंस जाती है जो प्रॉपर्टी नहीं बिकी नहीं बिकी। तो उन केसेस में यही हो जाता है, कुछ रह गई है। तो पॉइंट इज कि अल्टीमेटली ये वाला टाइप का जो बिजनेस है उसमें होता क्या है, जब वो प्रॉपर्टी बन रही है, कुछ बनते बनते बिक जाएगी, हाँ, कुछ बनने से शुरू भी नहीं हुआ है पहले बिक जाएगी, कुछ तो प्रोजेक्ट लॉन्च होती हुई बिक जाती है, भूमि पूजन किया बिक गई। कुछ तो ऐसे होते हैं, क्योंकि जो पॉपुलर डेवलपर होते हैं और जो हॉट जहाँ पे जगहें होती हैं वहां पे लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो कुछ तो बनने से पहले बिक गई, कुछ बनते बनते बिकी और कुछ बनने के बाद बिकी। अब सवाल उठता है, इन केसेस में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करें? समझ आ रही है मेरी बात? क्या हम ये मान के चले जब पूरी बन जाएगी तब हम रिकॉग्नाइज करें? हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप तो जब बनेगी उसके बाद ट्रांसफर होगी, क्योंकि रजिस्ट्री तो उसी के बाद होगी। क्लियर हुआ? तो जब नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है ना इस तरह का, खास करके, तब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और तब हमें फिर इन सारे रूल्स को देखना पड़ता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से क्या बोलता है भाई ये, कि ऐसे सिचुएशन में क्या करें, कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करें। क्लियर हो रहा है? ठीक है, राइट टू रिसीव कब आया हमारा और कितने अमाउंट का आया। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर 20 लाख रुपए की कोई अपार्टमेंट बिकी है तो 20 लाख का पूरा हम उसी समय रिकॉर्ड कर लेंगे। उस समय के हिसाब से देखेंगे राइट टू रिसीव क्या हो सकता है। उस समय राइट टू रिसीव सिर्फ 5 लाख का हो, बाकी धीरे धीरे करके आने हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये अभी तो इतनी अच्छे से हमें शायद हो सकता है ना लग रहा हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमने अपनी रियल लाइफ में ऐसे सिचुएशंस नहीं देखे होते इतने। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन टिपिकल नेचर ऑफ बिजनेस, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस देखी है जहां कई बार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह की पिक्यूलैरिटी ऑफ योर बिजनेस के ऐसे सिनेरियोज में कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो वहां पे फिर आपको इस पर्टिकुलर रूल का सहारा लेना पड़ता है और इसके ऊपर पूरी डिटेल है। अभी आप तो सिर्फ ओवरव्यू पढ़ रहे हो, आप तो सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ रहे हो कि हाँ ऐसा सा कुछ रूल है, ऐसा सा कुछ प्रिंसिपल है। अरे आगे जाओगे ना जब आप ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, जब आप हो सकता है कोई अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई कोर्स करो, सीए सीएस इस तरह की चीजें, तो वहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे जो डिटेल्ड रूल्स है इन्हीं चीजों के, कि कैसे फॉलो करना है क्या करना है, इन्हीं चीजों के ऊपर डिटेल्ड रूल्स है। तो वो सब चीजें अभी आपके कोर्स पे नहीं, अभी तो सिर्फ हम ऊपर ऊपर से आपको बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आइडिया इसलिए दिया मैंने क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें क्या प्रिंसिपल है, ये तो पता ही है ना, ये क्या प्रिंसिपल है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल चीजों में जाते हो तो कई सारी जगहों पे ऐसी सिचुएशन फंस जाती है जहां आपको इन सारे प्रिंसिपल्स का रेफरेंस लेना पड़ता है। क्लियर हो गया बेटा 10th वाला? किसी को डाउट? चल सकते हैं आगे? पक्का? ओके। लास्ट वाला है वेरीफिएबल, और लास्ट है, इसके बाद क्लास क्लोज करेंगे बेटा, जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? अब सोचो, परीक्षा बेटा, मान लो आप मेरे अकाउंटेंट हो, ठीक है, और आप मेरे यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हो और मेरे बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस, मान लो मैं रिलायंस का ओनर हूँ, यानी मैं कौन हूँ? अंबानी। इमेजिन करने में क्या करते हैं, हाँ। तो मान लेते हैं मैं अंबानी हूँ और परीक्षा आप मेरे यहाँ अकाउंटेंट हो। अब सोचो कितनी बड़ी कंपनी है, और इतनी बड़ी कंपनी में इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है। अब आप बेचारे अकेले अकाउंटेंट, हाँ, हर किसी डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब सोचो परचेज परचेज डिपार्टमेंट से कोई आपके पास आया, आपसे कहेगा अरे भाई एंट्री डाल दो परीक्षा, हमने 2 लाख रुपए का माल खरीदा है निषाद से। क्या एंट्री डालोगे परीक्षा? फोकस कहाँ था? एंट्री डालने में, है ना। एंट्री क्या होगी? अरे एंट्री डालोगे कैसे? ऐसी कोई भी आके बोलेगा और आप एंट्री डाल दोगे? मैं आऊंगा बाद में, ओनर ये क्या है, कहाँ है ये माल, कहाँ है, मेरे पास तो आया नहीं, किसने बोला तुमसे एंट्री डालने को? तो तुम क्या कहोगे? सर ये आया था परचेज डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम, उसने कहा था डाल दो, मैंने डाल दी। तो कोई भी आके कुछ भी बोलेगा, कुछ भी एंट्री डाल दोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। समझ में आ रहा है परीक्षा में क्या कह रहा हूँ? क्लियर हुआ? तो आप क्या बोलोगे जैसे ही सामने वाला बंदा आएगा कहेगा परीक्षा हमने निषाद से परचेज किया है 2 लाख रुपए का माल, एंट्री डाल दो, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है परचेज किया, अच्छी बात है, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। ऐसे कोई एंट्री नहीं डालने वाला मैं, ठीक है ना, प्रूफ दिखाओ मुझे, प्रूफ दे दो, मैं उसकी कॉपी अपने पास रखूंगी और उसके बेसिस पे एंट्री डालूंगी। इसको क्या कहते हैं? वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यानी कि जो भी आप अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हवा में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। कोई भी एंट्री हो चाहे वो परचेज की, सेल की, बैंक की, कैश की, किसी भी चीज की, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर रिकॉर्ड होगा जिसके बेसिस पे आप ये एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे। और इसी के ऊपर हमारा एक पूरा चैप्टर आने वाला है आगे, वाउचर। आगे जाके एक वाउचर करके चैप्टर है, वो इसी चीज से रिलेटेड है
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं जिसके बेसिस पे हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। पर ये प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। बायस समझते हो कि हमारी, इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, जरा गूगल करना बायस को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता इसका। करो जरा गूगल करके देखो, देख ही लेते ना यार, खत्म करते हैं अभी। बायस को हिंदी में क्या कहते हैं? अदरवाइज इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई हमारी पर्सनल इच्छा, जो भी हम अपनी अपनी मर्जी से जो मर्जी करना चाहें वो नहीं होता अकाउंटिंग में। हमें अकाउंटिंग किसके हिसाब से करनी पड़ती है? हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। हाँ, क्या होता है परीक्षा? बायस, पक्षपात। पक्षपात। अरे बाप रे, बड़ा भारी सा वर्ड है, आसान सा नहीं था इसे। बायस का मतलब होता है, मैं आसान भाषा में अगर समझाऊं कि यानी कि जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं अपनी मर्जी से जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो कर दूंगा। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल परीक्षा और निशात दोनों ने पेपर दिया और मेरे को परीक्षा अच्छी लग रही है कि परीक्षा हमेशा अच्छी मतलब पढ़ाई करती है, ये होता है मेरे माइंड में एक बना हुआ है इमेज कि परीक्षा अच्छी है, तो मैं परीक्षा को ज्यादा मार्क्स दे दूंगा, निशात को कम दे दूंगा। ऐसे नहीं होने वाला। जब मैं मार्क्स देता हूँ तो किसके बेसिस पे देता हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर शीट। समझ आ रही है मेरी बात? तो पर्सनल बायस, पर्सनल क्या अच्छा क्या बुरा लग रहा है मुझे, उसके हिसाब से अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटिंग कैसे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो एविडेंस के बेसिस पे अकाउंटिंग होती है और उस एविडेंस को क्या कहते हैं? वाउचर्स। तो वाउचर्स का चैप्टर आगे जाके हम पूरा पढ़ने वाले हैं, वो ये आएगा। एक बार जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, जल्दी से जरा सारे कॉन्सेप्ट पे नजर मारो। सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़नी है। हेडिंग पढ़ करके देखो कि क्या आपको रिकॉल हो रहा है कि इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है मैंने। सिर्फ हेडिंग पढ़ के कोशिश करो, देखो जरा एक बार। 2 मिनट लगाओ और सारे लोग प्लीज एक बार कैमरा ऑन करेंगे। 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन करो प्लीज। फिर चाहे बंद कर लेना बेटा, खत्म ही कर रहे हैं, बंद क्या करना, उसके बाद खत्म करेंगे बेटा। 2 मिनट के लिए ऑन कर लो प्लीज सारे लोग। तो सब लोग जरा एक बार नजर मारो बेटा अपनी अपनी बुक में, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने कराए हैं, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए या रिकॉल हो पा रहे हैं कि हाँ इसमें क्या कराया था सर ने, इसमें क्या कराया था? कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा तो पूछ लो अभी। कहीं अगर अटक रहे हो यार ये क्या था, क्या कराया था सर ने इसमें, तो पूछ लो। 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, शांति से देखो। हाँ जी, क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप करो मुझे। सबको क्लियर है? ओके, मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भेजा है, जरा देखो। अकाउंटिंग अजम्पशंस और प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके अंदर अलग अलग सिचुएशन से यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अजम्पशन लग रहा है। ठीक है? अच्छा, अब सबसे बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन यहीं से शुरू होगा। और कई बार हो सकता है ऐसा भी लग रहा हो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक से ज्यादा प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है। होगा, मैं खुद बता रहा हूँ, एक आधा जगह ऐसा आएगा जहां कहीं कहीं तो क्लियर होगा, अरे ये वाला प्रिंसिपल लग रहा है, साफ साफ पता चलता है। कई जगहों पे ऐसा लग रहा होगा ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। तो जहां ऐसा लग रहा हो ना कि एक से ज्यादा प्रिंसिपल या अजम्पशन लग रही है, तो आप दोनों मेंशन कर देना। ठीक है? 2 3 जो भी आपको लग रहे हो, दोनों तीनों मेंशन कर देना।